हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक और आप देख रहे हैं बायो लाइफ क्लासेस। हमने जो प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट शुरू की थी वो पहला फोटोसिंथेसिस जो हमने आपको डाल दिया है वीडियो, आप देख चुके होंगे। आई थिंक नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा जरूर। ठीक है क्या? दूसरा रेस्पिरेशन इन प्लांट शुरू कर रहे हैं, जो ये भी चैप्टर क्या 2 से 3 मार्क्स कैरी करता है। क्लियर बात है क्या? इसमें पहला क्या है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर बात है क्या? ठीक है। फिर अपने को ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलता है, एक ग्लाइकोलाइसिस से और क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन से। क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, करीब करीब 1 साल रहता ही है, हर साल एक क्वेश्चन तो रहता ही है। या फर्मेंटेशन और ईटीएस वगैरह से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ही आते हैं, मतलब आते तो हैं ही, ईटीएस से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन किससे दिखे, क्रेब साइकिल वगैरह से दिखेंगे। ठीक है क्या? तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, ये टॉपिक्स के बारे में। ठीक है क्या? अब सुनिएगा, आगे चलते हैं क्या। अब बात आती है, देखिएगा हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना वो पूरी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है क्या? आपके पेपर में भी वही आने वाला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, चाहे जो भी चीज़ें समझिए, एक सजेशन समझिए। ठीक है क्या? कि आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। ठीक है क्या? और एनसीईआरटी की हर पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है क्या? क्योंकि आज का जो पेपर बन रहा है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है और आपको पता है बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स वो लोग पूछ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अब चलते हैं आगे, हम चलने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि बात आती है क्या, हम सब लोग ब्रीथ करते हैं। एनसीईआरटी पहला वर्ड बोलता है क्या, पहला जो लाइन सेंटेंस बोलता है क्या कहते हैं, ऑल ऑफ अस आर ब्रीथ टू लिव। हम लोग सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए। बट ऐसा क्या है, ब्रीदिंग हमारे लिए इसेंशियल क्यों है? तो सुनिएगा, कर रहा है क्या, आपको भी पता है जो हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। क्या उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है क्या? डेली एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। क्या तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एनसीईआरटी बोलती है ये एनर्जी हम जो खाना खाते हैं उस फूड से मिलती है। क्लियर बात है? जो खाना खाते हैं उस फूड से एनर्जी मिलती है। अब वो फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? तो सर हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और फूड का ब्रेक डाउन करने से क्या बनता है सर? फूड का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन के थ्रू क्या होता है, डाइजेशन के थ्रू क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। क्लियर बात है? अब सुनिएगा, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, आपको भी पता है ये ग्लूकोज क्या होता है सर? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें क्या देता है, एनर्जी मिलती है। क्या इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या बिल्कुल, इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी से ही हम क्या करते हैं, अपने लाइफ की डेली एक्टिविटीज करते हैं। क्लियर बात हो गई? तो इतनी बातें ध्यान रहनी चाहिए। ओके, तो ये अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उस बात पे हम देखें। इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कर रहा है क्या, ये एनर्जी कहाँ से आती है, इसका आंसर तो हम जवाब दे चुके हैं। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम फूड। हम ये एनर्जी फूड से कैसे लेते हैं उसकी बात भी थोड़ी सी कर चुके हैं। इस पूरे चैप्टर में यही बात पढ़ना है कि ग्लूकोज से हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, वो पढ़ना है। अब करा हाउ डू हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। डू ऑल फूड गिव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सारे फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? क्या क्या प्लांट खाना खाते हैं? प्लांट अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है क्या? तो ये चीज़ें अब सुनिएगा, वही कह रहा है ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस। आपको पता है लाइफ की जितनी भी प्रोसेस है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और वो कहाँ से मिलती है सर? ऑक्सीडेशन ऑफ सर्च मैक्रोमोलिकुल्स। मैक्रोमोलिकुल्स मतलब क्या हुआ सर? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है क्या? मतलब पॉलीसेक्राइड, वही ना बात है, कार्बोहाइड्रेट की लंबी चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। ग्लूकोज की लंबी चेन को पॉलीसेक्राइड। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल हुआ क्या, बिल्कुल सर। एमिनो एसिड की लंबी चेन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या हुआ, मैक्रोमोलिक्यूल हुआ। क्या बिल्कुल सर, पॉलीसेक्राइड। ग्लूकोज की लंबी चेन को आपने क्या बोले हैं, ग्लूकोज की लंबी चेन को क्या बोल रहे हैं अपन, ठीक है क्या, पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। क्या अमीनो एसिड की लंबी चेन को क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन। ठीक है। और
इन चीज़ों को जब हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन चीज़ों को जब हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। जैसे वो उन्होंने बोला है क्या, फूड का हम ऑक्सीडेशन करके, फूड का हम ऑक्सीडेशन करके क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें क्लियर है। तो ये चीज़ें ठीक है क्या, फूड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। आपको भी पता है जो हम खाना खाते हैं तो वो फूड डाइजेस्ट होकर टूटती है, ग्लूकोज बनती है, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। 636 से 32 से 38 एटीपी, ठीक है क्या, या 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी देखिए ये मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। तो ये आपको पता है सिर्फ ग्रीन प्लांट्स है और साइनोबैक्टीरिया, यही दो लोग हैं। कौन कौन, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। आपको पता है ये सारी बात बताया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो लाइट होती है फिजिकल एनर्जी होती है, जो लाइट कैसी होती है, जो लाइट होती है फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ठीक है क्या। तो ये क्या हुए, ये स्टार्च क्या हुए, अपने पॉलीसेकेराइड हुए क्या, ठीक है। तो उसी को हम क्या करते हैं सर, ऑक्सीडाइज करते हैं। वही बात करा कि हम जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है उनको ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रो मॉलिक्यूल, उसके ऑक्सीडेशन से हमें जो एनर्जी मिलती है उसी को हम डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब सुनिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है क्या। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह ये सारे पॉइंट में आपके आ जाएंगे, ठीक है क्या। तो देखिएगा यहाँ पे अब कहता है पहली बात, एनसीईआरटी, रेस्पिरेशन होता क्या है। तो सर ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ग्लूकोज में 6 कार्बन जुड़ी होती है क्या, बिल्कुल सर 6 कार्बन जुड़ी होती है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं क्या, बिल्कुल सर कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं, तभी तो 6CO2 निकला। तो वही करा, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के थ्रू कहाँ करते हैं ऑक्सीडेशन, सर सेल में करते हैं। और जिसके कारण क्या होती है सर, एनर्जी रिलीज होती है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसिस करते हैं। और कितनी एटीपी, 36 से 38 एटीपी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है क्या। अपने को पता है ना चाहिए कि प्लांट में 38 एटीपी के बारे में उन्होंने आगे जाके जिक्र किया है, ठीक है क्या। तो वो बात बताएंगे, ठीक है क्या। ये चीज़ें आगे चले। अब सुनिए, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एक मैकेनिज्म है जिससे फूड मटेरियल को अपन ब्रेक डाउन करते हैं। एक स्टेप में होता है क्या, नहीं सर ये कई सारे स्टेप में होता है, इसीलिए बोले मल्टी स्टेप प्रोसेस। देखिएगा जैसे ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस पहला, ठीक है। पहला क्या करना पड़ता है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। तो एक स्टेप में तो तोड़ ही नहीं रहे। फिर हमारी लिंक रिएक्शन होती है, फिर हमारी क्रेब साइकिल होती है। तो बहुत सारे स्टेप में तोड़ रहे हैं क्या, ग्लूकोज को। तो इसीलिए बोला मल्टी स्टेप प्रोसेस। और इन सब में अलग अलग एंजाइम लगती है, इसीलिए बोला मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस। क्या बोला, मल्टी स्टेप प्रोसेस और मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस। सर यहाँ पे जो ग्लूकोज टूट रहा है वो स्लो स्टेप वाइज है, स्लो धीरे धीरे और स्टेप बाई स्टेप टूट रहा है, तो इसीलिए वो क्या बोला, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर यहाँ पे आपने बोला सर ग्लूकोज टूटेगी, बिल्कुल ग्लूकोज टूटती है, ग्लूकोज टूटती है। तो ग्लूकोज का टूट रहा है तो केटाबोलिज्म हो रहा है क्या, बिल्कुल। ग्लूकोज को टूटने से कुछ बन रहा है क्या, बिल्कुल सर, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। तो कुछ टूट रहा है तो कुछ बन भी रहा है क्या, बिल्कुल सर, कुछ टूट रहा है तो कुछ बन भी रहा है, इसीलिए क्या बोला आपने, ये एम्फीबोलिक प्रोसेस बोला। क्या बोला, एम्फीबोलिक प्रोसेस बोला, ठीक है क्या। अगर आंसर में एम्फीबोलिक नहीं हो तो हम क्या देंगे, केटाबोलिक देंगे। तो बनना और टूटना दोनों हो रहा है क्या, इसीलिए अपन ने क्या बोला, एम्फीबोलिक बोला। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्या। तो ये इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए।
अगला कह रहे हैं कि हम क्या करें, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, तो सुनिएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, ठीक है क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं जो भी कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं ड्यूरिंग ये प्रोसेस रेस्पिरेशन में, जो भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराते हैं उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है क्या, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें अपन देख चुके हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। अगला सुनिएगा, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने क्या बात की है, तो 3 होती है, कौन कौन सी, सर कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, फैट होती है, ऑर्गेनिक एसिड, ये कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम दिए हैं, ठीक है क्या, जनरली 3 होते हैं, लेकिन और कहीं कहीं ऑर्गेनिक एसिड वगैरह भी यूज किया जाता है। सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, देखिएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात की है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो भी कंपाउंड हम ऑक्सीडाइज कराते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है क्या। एग्जांपल्स सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, ये 4। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेते हैं, लेकिन प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड इनको भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन कुछ प्लांट में अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ प्लांट में सर्टेन कंडीशन के अंदर हम इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बॉडी सबसे पहले हमारी क्या इस्तेमाल करती है, सबसे पहले बॉडी हमारी कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन, तब जाके दूसरे को तोड़ेगी। हाँ, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा था ना, क्या सारी फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है क्या, सबसे ज़्यादा फैट देता है, फिर प्रोटीन देता है, फिर कार्बोहाइड्रेट देता है। क्लियर बात हो गई, तो ये चीज़ें, ठीक है क्या। अब आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 टाइप के होते हैं, रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं सर, एक एरोबिक होता है और दूसरी क्या होती है, एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है क्या सर। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पाई जाती है, कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, सर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाई जाएगी, ठीक है क्या। ये चीज़ें अभी ध्यान रखेंगे, बाद में अपने आप क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है साइटो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म और क्रेब साइकिल ईटीएस सिर्फ कहाँ होता है, एरोबिक में होता है क्या, तो क्रेब साइकिल और ईटीएस कहाँ सर, लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल और ईटीएस कहाँ चलती है सर, ये सिर्फ चलती है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस और साथ में फर्मेंटेशन चलता है, दोनों कहाँ पर चलता है, साइटोप्लाज्म में, इसीलिए ये चीज़ें हुई, ठीक है क्या। यह ग्लूकोज का देखिएगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है क्या, सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन। सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं क्या, बिल्कुल सर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल बच गई क्या, बिल्कुल सर एक ऑर्गेनिक मटेरियल बच गई, तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लूकोज मोर एटीपी, पर ग्लूकोज लेस एटीपी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, CO2 और वाटर, जबकि यहाँ का एक एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगी, ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे यहाँ पे क्या बनेगी, ये इथेनॉल बन रही क्या, बिल्कुल सर अल्कोहल बन रही ना, तो ये चीज़ें आपको पढ़ा दी गई है। एक बात एनसीईआरटी क्या लिखती है, एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी है। अब कराएं, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, डू प्लांट ब्रीथ, ये सवाल आया था ना, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, तो कराएं, वेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन इज क्वाइट नॉट क्वाइट डायरेक्ट, सो डायरेक्ट, लेकिन हाँ प्लांट क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, यस प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए क्या रेस्पिरेशन के लिए, बिल्कुल सर प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करते हैं, दे ऑल्सो गिव आउट CO2, और CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है क्या, सुना। लेकिन
प्लांट के पास एनिमल जैसा क्या है, रिस्पायरेटरी स्पेशलाइज रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है। जैसे हमारे पास क्या होता है, लंग्स होता है, हाँ उनके पास नहीं है। तो उनके पास क्या है, उनके पास स्टोमाटा है, क्या है, स्टोमाटा है। एंड लेंटिसेल्स है जो ये काम करवाते हैं। जैसे हमारा काम लंग्स करवा रही है ना, तो उनके पास स्टोमाटा होती है, ठीक है क्या, और लेंटिसेल्स होते हैं ये पर्पस के लिए, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें ओपनिंग, स्टोमाटा क्या होती है, ओपनिंग, लिप में ओपनिंग होती है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, ठीक है क्या, क्या होते हैं, स्टीम के पास क्या होते हैं, स्टीम के आउटर सरफेस पे छोटे छोटे लूजली अरेंज सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब कर रहे हैं, वाई प्लांट्स कैन गेट एलोंग विदाउट रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। प्लांट को रिस्पायरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत क्यों नहीं है, ठीक है, वैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता है क्या, प्लांट का हर पार्ट अपना ध्यान क्या रखता है, खुद रखता है क्या, अपने गैसियस एक्सचेंज का ध्यान खुद रखता है क्या, बिल्कुल सर, ठीक है, पहला रीजन तो ये है, ठीक है क्या। प्लांट का गैसियस पार्ट क्या करता है, अपना ध्यान खुद रखता है, बिल्कुल सर, प्लांट का गैसियस पार्ट अपना ध्यान खुद रखता है। ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस नीड्स, और प्लांट को बहुत कम गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, ठीक है क्या, इसीलिए प्लांट को रिस्पायरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीजन ये है, प्लांट डू नॉट ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, वही कह रहा है, प्लांट के पास ज़्यादा गैसियस नीड्स की ज़रूरत नहीं है, जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की ज़रूरत भी नहीं है उनको, ठीक है, क्योंकि सब अपना ध्यान खुद रख रहे हैं। रूट, स्टीम और लीफ को बहुत कम रिस्पायरेशन रेट चाहिए, जो हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन रेट वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है क्या। तो वही कह रहा है, प्लांट डू नॉट present great demand of gaseous exchange, root, stem, leaf respire at rate far lower than the animals do, ठीक है क्या, ये सारी बातें हों। अब सुनना, आप फोटोसिंथेसिस होती है, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, O2 रिलीज होता है क्या, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, O2 रिलीज होती है, O2 रिलीज हुई, और ये O2 कहाँ है, लीफ में ही है क्या, O2 कहाँ है, लीफ में ही है क्या। तो इसीलिए बोला है क्या कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ईच लीफ विल वेल अडोप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड, हर लीफ अपना ध्यान खुद रखता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके पास ऑक्सीजन बन रहा है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है उतनी, ठीक है क्या। तो ये चीज़, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है ना, तो ऑक्सीजन की उतनी ज़रूरत ही नहीं है उसको, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी की उतनी दिक्कत ही नहीं है भाई, वो उसके पास खुद ही घर में बन रहा है चीज़ें, तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी बाहर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर दूसरा गया। तीसरा आंसर क्या आ जाएगा, कि क्या करा, द डिस्टेंस ऑफ गैसेज मस्ट बी डिफ्यूज इन लार्ज एंड बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट, कह रहा है क्या, जो गैसेज का डिफ्यूजन होना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वो बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है क्या। ये हर प्लांट का पार्ट क्वाइट क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के हर प्लांट का पार्ट सरफेस के क्वाइट क्लोज होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपना गैसेज एक्सचेंज का खुद ध्यान रखना है, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें जैसे क्या होती है, ये बात तो लीफ में सही है कि हाँ, वहाँ पे क्या होती है कि लीफ, ये प्लांट का पार्ट सरफेस के क्वाइट क्लोज रहता है, लेकिन थिक वुड्स, थिक स्टेम्स और रूट्स में बात है, कैसे होगा। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि क्या होते हैं, लिविंग सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं क्या, थीन लेयर, बार के जस्ट नीचे कुछ अमाउंट में लिविंग सेल्स होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है बार्क, उसके जस्ट नीचे क्या होते हैं, कुछ लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो लूजली अरेंज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स, उसको क्या बोल रहे होते हैं, अपन लेंटी सेल्स बोल रहे होते हैं, क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें वही हमारी क्या कराती है, गैसेस एक्सचेंज कराती है, ये हमने देख ही लिया है। वही कह रहा है, द की टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन ए सिंगल स्टेप, ए सिंगल स्टेप में नहीं होता है, बट इन ए स्मॉल सेवरल स्मॉल स्टेप्स, ठीक है क्या, बहुत सारे स्मॉल स्टेप्स में होते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है क्या, बिल्कुल। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होते हैं क्या, बिल्कुल सर, ये चीज़ें हो गई। ठीक है क्या, तो ये तो वही करा, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जो 6 कार्बन होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन की 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना ही क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को क्या बोला है, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर बात हो गई क्या, ये चीज़ें। अब सुनिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है क्या, ग्लाइकोलाइसिस सुनिएगा। पहली बात है कि सर ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है, बिल्कुल सर, एरोबिक एरोबिक दोनों में होता है। अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। यूनिवर्सल स्टेप है रेस्पिरेशन का, बिल्कुल सब में होता है, तो यूनिवर्सल स्टेप होगा। सर कहाँ होता है, सर साइटोप्लाज्म में होता है क्या, बिल्कुल सर, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है। कहाँ होता है सर, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है, बिल्कुल साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है, कोई दिक्कत नहीं। सर पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है क्या, बिल्कुल सर, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है अपनी टूट के क्या बना रही है, पायरुविक एसिड बना रही है क्या, पायरुविक एसिड। जब भी ग्लूकोज से 6 कार्बन न निकल जाए, समझिएगा क्या कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है क्या, तो यही कह रहा है, पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल। सर ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप की होती है, 10 स्टेप की प्रोसेस होती है, जो अलग अलग इंजाइम से कैटेलाइज होती है, 10 अलग अलग इंजाइम लगते हैं। क्लियर बात है, तो ये चीज़ें। ग्रीक वर्ड है ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। शुगर के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन यूज होता है, ना ही CO2 यूज होता है। क्लियर बात हो गई। और इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, कौन कौन से, इम्बेड एंड मेयरहॉफ एंड परनास। ठीक है क्या, ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्बेडन का ई, मेयरहॉफ का एम, और परनास का पी, EMP पाथवे भी बोलते हैं। आपको पता है ग्लूकोज कहाँ से मिलती है, तो सर ग्लूकोज अपन क्या करते हैं, सुक्रोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, या तो सुक्रेज बोल दे, या उसका दूसरा नाम है इन्वर्टेज। तो टूटेगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगी। ये 6 कार्बन की ग्लूकोज और ये 6 कार्बन का फ्रक्टोज। क्लियर बात है, तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये याद रखेंगे, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, या हम क्या करते हैं, इन्वर्टेज या सुक्रेज के एंजाइम में तोड़ते हैं, तो फ्रक्टोज और हमारी ग्लूकोज में टूटती हैं। SSG से याद रख लेंगे अगर आपको दिक्कत होती है तो। ठीक है क्या, तो ये ग्लूकोज, सर वही बात बोला है कि सुक्रोज से या तो मिलेगी या तो स्टार्च से मिलेगी। सुक्रोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का इन प्रोडक्ट होता है। और स्टोर प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट, स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को, फूड को हम कैसे स्टोर करते हैं प्लांट में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, सॉरी स्टार्च के रूप में। कैसे स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में। क्लियर बात है, तो वो चीज़ें में। ठीक है क्या, तो ये अब सुनिएगा, ग्लाइकोलाइसिस मैंने बताया था 10 स्टेप में होती है। क्लियर बात है, क्या होती है, 10 स्टेप में होती है। सुनिएगा, जिस जिस स्टेप में क्या लगी है, ये सिंगल एरो लगा है, वो क्या है, इरिवर्सिबल है। तो देखिएगा, पहले पे लगी है, तीसरे पे लगा है, और 10वें पे लगा है सिंगल एरो, बाकी सब जगह डबल एरो लगा है। तो ये तीनों को छोड़ के बाकी सारे कैसे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या, बिल्कुल, ये तीनों कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, सुनिएगा, मैं ग्लाइकोलाइसिस आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। ठीक है, सुनिएगा मेरी बातें, टोटल 5 चीज़ें होती है ग्लाइकोलाइसिस में। पहला फॉस्फोराइलेशन, क्या बोला मैंने, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ATP जहाँ जहाँ भी होता है, तो हम उस स्टेप को क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ATP, और इसमें जो एंजाइम चाहिए होता है उसके सफिक्स में क्या लगता है, काइनेज, क्या लगता है, काइनेज। ठीक है, इस कौन कौन से स्टेप में होती है, तो देखिए आप कौन कौन से स्टेप में ATP यूज हो रही है या बन रही है, इन्वॉल्वमेंट ATP का किसका हो रहा है, कौन कौन से स्टेप में। तो पहला स्टेप, सर तीसरा स्टेप, सर 7th स्टेप, ये देखिए सर 7th स्टेप। ठीक है सर 10th स्टेप। तो 1 3
7 10। 1 और 3 में सर एटीपी यूज हो रही है, लेकिन 7 और 10 में एटीपी बन रही है। तो 1 और 3 में एक एक एटीपी यूज हो रहा है क्या, तो 1 और 3 के पास क्या लिखा है 1 एटीपी यूज। लेकिन 7 और 10 में क्या हो रहा है, 2 एटीपी फॉर्म हो रहा है क्या, तो 2 एटीपी फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक एक एटीपी यूज हो रहा है और 2 एटीपी फॉर्म हो रहा है। 1 3 में एक एक एटीपी यूज हो रही है और 7 और 10 में 2 एटीपी बन रहा है। क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप क्लियर, पहला 5 चीज़ें में से पहली चीज़ें क्लियर हो गई क्या, फॉस्फोराइलेशन। सर 1 3 7 10, 1 और 3 में एक एक एटीपी यूज हो रहा है, 7 और 10 में 2 एटीपी बन रहा है, बात खत्म। ठीक है। ये दूसरा बोलते हैं आइसोमराइजेशन, आइसोमर हो रही है, आइसोमर का बनना, आइसोमराइजेशन। इसमें जो एंजाइम लग रही है उसको क्या बोल रहे हैं, आइसोमरेज। कौन सी एंजाइम बोल रहे हैं, आइसोमरेज। कौन कौन सा स्टेप है सर, देखो दूसरा स्टेप ग्लूकोज से, ये देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना क्या, ये दूसरा स्टेप है क्या। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्ट हुआ वो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन बोलते हैं क्या, बिल्कुल। इसमें एंजाइम लगेगी आइसोमरेज, बिल्कुल। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, ये आइसोमर बना। ठीक है क्या। तो ये दूसरा स्टेप। ठीक है क्या। अब देखिएगा पांचवा स्टेप, ये देखिएगा फिफ्थ स्टेप, ये है क्या है, फिफ्थ स्टेप। डीएचएपी और पागल एक दूसरे के क्या है, डीएचएपी और डीएचएपी, ये डीएचएपी और पागल फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड पीजीएल। ठीक है क्या। तो ये क्या हुए, ये दोनों क्या हुए सर, आइसोमर हुए। क्या हुए, आइसोमर हुए, और इसमें एंजाइम आइसोमरेज लग रही है। ठीक है क्या। तो दूसरा सर पांचवा और आठवां, तो ये देखिए 3 PGA से 2 PGA, ये क्या हुआ है, ये भी ये भी कैसे है, आइसोमर बन है क्या एक दूसरे के, बिल्कुल सर आइसोमर है। तो पहला स्टेप सर आपने बताया था फॉस्फोराइलेशन, जो कि क्या सॉरी पहले चीज़ क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन, जो 1 3 और 10 में होती है। 1 और 3 में एक एक एटीपी यूज हो रहा है और 7 और 10 में 2 एटीपी बन रहा है। ठीक है क्या। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब देखिएगा दूसरी बात देखिएगा। ठीक है क्या, दूसरी बात क्या देखिएगा कि आइसोमेराइजेशन। आपने कहा था सर दूसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, ये आइसोमराइजेशन। सर पागल और डीएचएपी आइसोमराइजेशन। ठीक है। 3 PGA से 2 PGA आइसोमराइजेशन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पांचवा और आठवां स्टेप। ठीक है क्या, ये चीज़ें ओके। अब होता है तीसरी चीज़ क्या होती है, क्लीवेज। क्या होती है, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब टूटना। क्लीवेज मतलब क्या बोला मैंने, टूटना। क्लीवेज मतलब क्या बोला, टूटना। तो ये देखिए फोर्थ स्टेप देखिएगा। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है क्या, बिल्कुल सर। ये फोर्थ स्टेप, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट टूट गई क्या, बिल्कुल 6 कार्बन की टूट गई, 3 3 कार्बन में। तो डीएचएपी और पागल ये हो गया। ठीक है क्या, तो ये चीज़ें हो गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। बिल्कुल सर। ठीक है। तो तीसरा क्या हुआ सर, तीसरी चीज़ क्या हुई, क्लीवेज हुई। ठीक है क्या, किस नंबर पे सर, ये फोर्थ नंबर पे। इंजाइम कौन सी लगा, अल्डोलेज, अल्डोलेज। ठीक है। तो ये चीज़ें, अगला अगला चौथी चीज़ हुई डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, Na-DH2 का इन्वॉल्वमेंट। क्या, Na-DH2 का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है क्या। तो ये इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, ये छठे स्टेप पे होता है। तो PgAl, सर PgAl से क्या बनी, 1 3 20 PGA, क्या बोली, PgAl 3 PgAl से 3 PgAl से क्या बनी, 1 3 20 PGA। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगती है और प्रोसेस होता है डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है प्रोसेस, डिहाइड्रोजिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। अगला सुनिएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप, जो लास्ट चीज़ें होती है, लास्ट चीज़ें क्या होती है, टोटल 5 चीज़ें होती है, जिसमें से 4 चीज़ें पढ़ लिया, फॉस्फोराइलेशन सर 1 3 7 10, आइसोमराइजेशन सर 2 5 8। ठीक है क्या, तीसरा सर आइसोमराइजेशन के बाद क्लीवेज चौथा। ठीक है क्या, तीसरी चीज़ क्या हुई थी, क्लीवेज चौथे स्टेप में हुआ था। और क्लीवेज के बाद सर डिहाइड्रोजिनेशन छठे स्टेप में। ठीक है, Na-DH2 जिसमें बनी थी, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स Na-DH2 बनी थी। क्लियर बात हो गई क्या, ये।
अब आता है लास्ट में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन 9th स्टेप में होता है। देखिए पानी निकल रहा है क्या, उसी को बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन। 2 PGA से क्या बन जाता है, फॉस्फोइनल प्यूरिवेट। ठीक है क्या, 2 PGA से क्या बनता है, सॉरी 2 PGA से क्या बनता है, फॉस्फोइनल प्यूरिवेट। क्लियर बात है क्या। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से निकली क्या, बिल्कुल सर वाटर मॉलिक्यूल से निकला। तो ये चीज़ें हो गई। अब सुनिएगा मेरी बातें, हमने सारा स्टेप पढ़ लिया है सर। ग्लाइकोलाइसिस शुरू करें, बिल्कुल सर। कहाँ होती है, पहली बातें साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होती है। क्लियर, तो बिल्कुल सर आपने बताया था 1, 3, 7, 10 में होता है फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज ग्लूकोज में क्या होगी सर, यहाँ पे एटीपी यूज हुआ होगा तो एटीपी टूटा होगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज के छठे नंबर पे आके जुड़ गई होगी। तो ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, अब सुनिएगा सर, दूसरा स्टेप आपने बताया था आइसोमर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमर क्या होती है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बात खत्म। सर तीसरा स्टेप आपने बताया था, सर तीसरा स्टेप बताया था, फिर से एटीपी यूज होगा। सर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एटीपी यूज हुआ, एटीपी यूज हुआ तो क्या बनी, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो पहले नंबर पे फिर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गई क्या, फॉस्फेट जुड़ गई क्या, बिल्कुल। तो इसीलिए नाम पड़ा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। और इसमें जो इंजाइम लगी, इंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और इसमें जो इंजाइम लगी पहले वाले में, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन की है तो इसीलिए इंजाइम का नाम हेक्सोकाइन, इंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज। ध्यान रखेंगे। क्लियर बात हो गई क्या, ये आए हुए हैं पेपर में आपके, एंजाइम हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है क्या, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये दोनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इतनी बातें फिर से बोल रहा हूँ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ और एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। उसमें एक एटीपी खर्च हुई, बिल्कुल सर एक एटीपी खर्च हुई। ठीक है क्या, बिल्कुल। फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आइसोमर है क्या, बिल्कुल सर आइसोमर है। ठीक है, स्टेप नंबर दूसरा। ठीक है क्या, तो ये अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनी, फिर से एटीपी खर्च हुआ तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जुटेगी क्या, पहले नंबर पे जुट गई, तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना। क्या बात हो गई। तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिएगा। अब आते हैं क्या, चौथा स्टेप आपने कहा था सर ये टूटेगा, क्लीवेज स्टेप होता है। एंजाइम अल्डोलेज लगी तो ये टूट गया, 6 कार्बन की टूट गई, 3 कार्बन के। कौन, पागल। ठीक है, 3 PGAL और DHAP। ठीक है क्या, तो ये ओके। तो ये चौथा स्टेप, और सारा का सारा DHAP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा DHAP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पागल में। क्लियर बात है, सारा का सारा। तो ये फिर से पांचवा स्टेप आइसोमेराइजेशन हुआ क्या, बिल्कुल सर पांचवा स्टेप आइसोमेराइजेशन। छठा स्टेप सर आपने बोला था NHDH2 निकलेगा, बिल्कुल। तो PGL से क्या कन्वर्ट होके बना, 1,3,20 PGA। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA से क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3,20 PGA। और इसीलिए 2 NHDH2 रिलीज हुई। क्या हुई, 2 NHDH2 बनी, रिलीज हुई। ठीक है क्या, तो ये अब 1,3,20 PGA से क्या हुआ, 3 PGA में कन्वर्ट हुआ। सातवां स्टेप आपने बोला था सर ATP बनेगी, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल। तो 1,3,20 PGA से क्या बना, 3 PGA और 2 मॉलिक्यूल से ATP निकला क्या, बिल्कुल सर। ठीक है, अब 3 PGA से सर 2 PGA आइसोमेराइजेशन आपने बताया था, 2 PGA से वाटर निकलेगा तो फॉस्फोइनॉल प्यूरिवेट आपने बताया था। 9th नंबर में डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है क्या, 9th नंबर में डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है क्या, और फॉस्फोइनॉल प्यूरिवेट से क्या हुई सर, फिर से आपने बोला ATP बनेगी। ठीक है क्या, और वो किस में कन्वर्ट होगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनने में क्या क्या खर्च हुआ, ध्यान से देखिएगा सर। 2 मॉलिक्यूल्स, एक ATP यहाँ खर्च हुई, एक ATP यहाँ खर्च हुई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP खर्च हुआ क्या, और कितने ATP बने सर, 2 यहाँ बनी, 2 यहाँ बनी, तो 4 ATP बने क्या। डायरेक्ट जहाँ ATP बनता है उसको क्या बोलते हैं, SLP। क्या बोलते हैं, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग ही होता है ATP का बनना। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल पे ATP कितनी फॉर्म हुई, 4। नेट गेन कितना का हुआ, तो 4 - 2 ATP इज इक्वल टू 2 ATP। और आपको पता है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH,
2। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे तो या तो 6 ATP देगी या तो 4 ATP देगी। 6 ATP कहाँ देगी? हार्ट, लिवर, किडनी में, ठीक है क्या? और 4 कहाँ देगी? मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल देगी, बॉडी सेल में देगी। इसको बोलते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, जो आपको नहीं पढ़ना है। और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल एस्पिरेट शटल सिस्टम। क्लियर बात है? तो ये चीज़ है। अब एक बार बहुत बार क्वेश्चन आया है, 2-3 बार क्वेश्चन है आपके PYQ में कि NAD का रोल क्या है इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? बिल्कुल। NAD का रोल क्या है? तो फंक्शन एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये देखिए ना, इलेक्ट्रॉन को ले रही है क्या? बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉन कैरियर को आगे कर रही है क्या? इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रही है क्या? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। NAD का फंक्शन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम है। क्लियर बात है? तो यहाँ से टोटल नेट गेन कितना हुआ? तो सर नेट गेन हुआ 6 या 8 ATP का हुआ क्या? तो देखिए, क्योंकि 2 ATP ये और 6 ये मिला दें, अगर इसके थ्रू हुआ तो 8 ATP या 2 ये 4 ये, तो 6 ATP। तो नेट गेन कितने का हुआ? 6 या 8 ATP का हुआ क्या? तो यही मैं लिख दे रहा हूँ, नेट गेन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात पढ़ा चुके हैं क्या? सुक्रोज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। और ये दोनों मोनोसेक्राइड है क्या? ठीक है, जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंटर कर जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में इंटर कर जाता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड। उसमें ATP खर्च होता है क्या? ग्लूकोज से ATP खर्च होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। बता चुके हैं, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, कोई चीज़ें नहीं छूटी है। ठीक है क्या? तो ये चीज़ें अब कह रहा है, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATP, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे ऑफ ग्लूकोज। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने ATP डायरेक्टली बनते? तो 4 बताए थे क्या? 2 कौन से स्टेप में? 7th स्टेप में, हमें तो ये भी पता है, 2 10th स्टेप में। तो टोटल 4 ATP हुआ क्या? पायरुविक एसिड क्या होता है? की प्रोडक्ट होता है क्या ग्लाइकोलाइसिस का? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला तो कह रहा है व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट। अब क्या है, इस ग्लाइकोलाइसिस का भाग्य क्या है? मेटाबॉलिक फेट क्या है? अब क्या होगा इस ग्लाइकोलाइसिस का? ये किस पे डिपेंड करेगा कि सेल की नीड कैसी है। अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या सर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन पर करेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होता है, यही कह रहा है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो फर्मेंटेशन 2 टाइप की होती है, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन। आपको पता है फर्मेंटेशन कहाँ होता है? ये दोनों कहाँ होंगे? एनारोबिक कंडीशन में होंगे क्या? एनारोबिक कंडीशन में होंगे क्या? बिल्कुल सर, आपने बताया था। और एरोबिक कंडीशन में हमारी क्या होगी? 3 चीज़ें होगी क्या यहाँ से चलेगी? पहला चीज़ चलेगी सर लिंक रिएक्शन। क्या चलेगा? लिंक रिएक्शन। क्लियर बात है? दूसरा सर क्रेब साइकिल। तीसरा ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये चलेगी। क्लियर बात होगी क्या? अब कह रहा है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है। और किसमें आपको पता है C6H12O6 ग्लूकोज का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे और क्या बनता है सर? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और H2O बनता है क्या? ठीक है क्या? तो ये बनता है क्या? बिल्कुल सर, ये बनता है। और ये कैसे बनता है? तो ये सारे एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बनते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बनते हैं, जिसमें हमने पहले भी कहा था वो क्रेब साइकिल के थ्रू क्या होती है, ये चीज़ें चलती हैं, आपको पता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है? लिंक रिएक्शन होता है। लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब साइकिल होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारी वहाँ पे क्या बनती है? क्रेब साइकिल का फाइनल प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर। ठीक है क्या? तो ये चीज़ें हो गई। ओके, अब आते हैं अपन फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है क्या? तो वही बताया था मैंने, फेट ऑफ प्रिवेट बता दिया था। तो डिपेंड अपॉन द सेलुलर नीड, मतलब सेल को कैसी ज़रूरत है, सेलुलर नीड क्या है, और O2 अवेबिलिटी। तो दोनों चीज़ पे मैंने कहा क्या? दोनों चीज़ पे क्या क्या पे किस पे डिपेंड करेगा? सेलुलर नीड, सेल की नीड कैसी है और ऑक्सीजन की अवेबिलिटी कैसी है, तब जाके क्या होगा? फेट ऑफ प्यूरवेट डिसाइड होगा। मतलब प्यूरविक एसिड का क्या होना है, आपको पता चला है क्या? ग्लूकोज हमारी किस में कन्वर्ट होती है सर? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुए।
पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है। क्लियर बात है क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पायरुवेट का क्या है, तो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो सेलुलर नीड पे और दूसरी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पहले ही बता दी है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने बात कर ली है, टोटल 3 चीज़ें चलती है, कौन कौन सी सर? एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है सर, लिंक रिएक्शन, ठीक है, क्रेब्स साइकिल और तीसरा ईटीएस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर बात है, वो चीज़ें बात की थी आपने। अब आते हैं फर्मेंटेशन कैसा है, तो रिडक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है सर? रिडक्टिव प्रोसेस है। यहाँ ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। कैसी प्रोसेस है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज रिड्यूस हो जाती है, ठीक है क्या, तो वही सॉरी, पायरुविक एसिड क्या हो जाता है अपने, रिड्यूस हो जाती है। पायरुविक एसिड क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। फिर से देख रहे हैं, फर्मेंटेशन के बारे में क्या बोला है? रिडक्टिव प्रोसेस है। क्या बोला है? रिडक्टिव प्रोसेस है। क्लियर बात है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही है, बिल्कुल सर। यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। जब भी सर आपने बताया था ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेंगे? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। क्या? बिल्कुल सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। लैक्टिक एसिड वाला में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। क्लियर बात है, तो ये चीज़ें है। ये क्या होते हैं सर? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं, ये बातें हैं। कहाँ होते हैं? 4 जगह से क्वेश्चन आया है, ठीक है। कहाँ होते हैं सर? साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म बोल दे या हम साइटोप्लाज्म बोल दे या साइटोसोल बोल दे, बात एक ही है। क्लियर बात है, आपके फिलहाल लेवल पे बात एक ही है, ठीक है, ओके। अब चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आता है सर, प्रोडक्ट आपने बता दिया था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल बनता है। अब सुनिएगा, दोनों फर्मेंटेशन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज होती है। कितना? लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितने परसेंट से भी कम? 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर बात हो गई, ये याद रखेंगे। जहाँ जहाँ रेड पेन से लाइट किया गया है, हाईलाइट किया गया है, वहाँ वहाँ चीज़ें ध्यान रखेंगे। कितना परसेंट से कम? 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होता है। अगला देखिएगा, यहाँ सारी एनर्जी, ठीक है, नॉट ऑल एनर्जी, ग्लूकोज में जितनी भी एनर्जी है, आपको भी पता है 36 से 38 एटीपी है, वो सारी एनर्जी ट्रैप नहीं होती एटीपी के रूप में। मात्र कितना? 2 ही एटीपी बनता है। क्लियर बात है, तो इस एनसीईआरटी इसीलिए लिखा है नॉट ऑल द एनर्जी ट्रैप एज ए हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। क्लियर बात है। प्रोसेस कैसी होती है? हेजार्डस होती है। हेजार्डस क्यों बोला? या तो एसिड बन रही है या तो अल्कोहल बन रहा है, इसीलिए प्रोसेस कैसी है? हेजार्डस है। क्लियर बात है, या तो एसिड बन रही है या तो क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। क्लियर बात हो गई, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब सर, जो नेट एटीपी सिंथेसिस हो रहा है पल ग्लूकोज, वो कितना हो रहा है? मात्र 2 एटीपी हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है क्या, अब टेंशन नहीं लीजिए, सारी चीज़ें देखेंगे कि नेट एटीपी कितना हो रही है। दो एटीपी बताया है, आगे मैं प्रूफ करूंगा। क्लियर बात हो गई, तो ये चीज़ें सर। यहाँ पे NaDH2 का क्या होता है? स्लो ब्रेकडाउन होता है। एनसीईआरटी के लाइन से सारी बात, ठीक है क्या। NaDH2 धीरे धीरे टूटती है। क्या? बिल्कुल सर, NaDH2 का स्लो ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? तो ये चीज़ें अब कर रहा है क्या सर? प्रोकैरियोट्स में ही होते हैं, मेनी प्रोकैरियोट्स, और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होते हैं। ये बातें सर आपने एनसीईआरटी की बताई है, बिल्कुल ये है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, कहाँ? मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में होती है। क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होता है। क्या? बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें बताई हैं आपने, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें आगे चलें। अब 2 टाइप की होती है सर। पहला बोला था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या बोला? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपने सर बोला था कि इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसमें सर बोला था आपने इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? C2H5OH बनता है। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें आगे चलें। अब सुनिएगा, लैक्टिक एसिड किस में बनता है? तो सर लैक्टिक एसिड किस में बनता है? लैक्टोबैसिलस में होता है। किसमें? लैक्टोबैसिलस या ह्यूमन स्केलेटल मसल में होता है। जब क्या होता है? ह्यूमन स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है या हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब ये बनता है लैक्टिक एसिड। क्लियर बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? पायरुविक एसिड। इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर कौन है, पायरुविक एसिड। इलेक्ट्रॉन डोनर दोनों में सिमिलर रहेगा, देखिएगा इलेक्ट्रॉन डोनर इधर भी PgAl या ट्रायोज फॉस्फेट है, इधर भी PgAl और ट्रायोज फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर बात हो गई क्या। लैक्टिक एसिड में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है सर, पायरुविक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, पायरुविक एसिड। लेकिन अल्कोहलिक एसिड में अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन है, तो सर आपने बताया क्या, एसिटल्डिहाइड होगा। क्या क्या याद रखना आपको, क्या होगा, एसिटल्डिहाइड होगा। देखिएगा एसिटल्डिहाइड, ए फॉर अल्कोहलिक, ए फॉर एसिटल्डिहाइड, ए फॉर अल्कोहलिक, ए फॉर एसिटल्डिहाइड। क्लियर बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे याद रहने की, देखिए ऐसा नहीं हो रहा, रटा नहीं जा रहा, चीज़ें समझ के थोड़ा सा चीज़ें याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें, यही क्वेश्चन आएंगे। जहाँ पे क्यू 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 लिखा है ना, वहीं से 90% आप जाके देख लीजिएगा आपके PYQ का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं से वो आगे आएगा तो यहाँ से नहीं आएगा, आगे भी यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें पढ़ना है तो सब, ठीक है। दो टाइप की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर बात है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ चलती है सर, लैक्टोबैसिलस या ह्यूमन स्केलेटल मसल में, जब ऑक्सीजन नहीं होती है उतनी जितनी चाहिए बॉडी को, अगर उतनी ऑक्सीजन नहीं है तो ये चीज़ें होती है, ठीक है क्या। अब सुनिएगा, ये पता है यहाँ से यहाँ तक आपको ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। उसके बाद DHAP, पागल, पागल से हमारी क्या बनता है, वो आगे सारी बनती है क्या, तो ये पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस हो गई क्या, बिल्कुल सर, ठीक है। अब पायरुविक एसिड से क्या कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड, क्या कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड। ये पायरुविक एसिड NaDHH+ का 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट कर गया, ठीक है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पायरुविक एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ सर PgAl, ठीक है क्या। तो ये बातें आज के बाद याद रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पायरुविक एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनर PgAl अटैच फॉस्फेट, प्रोडक्ट आपको पता है लैक्टिक एसिड बनती है, बिल्कुल सर लैक्टिक एसिड बनती है। क्लियर बात हो गई क्या। तो यहाँ इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड रिड्यूस टू द लैक्टिक एसिड, इतनी बातें। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे बात है सर, कहाँ देखने को मिलती है, कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है क्या। यहाँ देखिएगा ग्लूकोज से वही बातें हो गई, PgL, PgL से 3PGA, 3PGA से पायरुविक एसिड। अब यहाँ देखिएगा पायरुविक एसिड से क्या होता है, CO2 निकला, ठीक है क्या। तो यहाँ पे CO2 निकली कि नहीं निकली सर, यहाँ पे नो CO2 रिलीज थी। कोई CO2 आपको दिख रहा है क्या निकलते हुए, तो नो CO2 रिलीज, ठीक है क्या। जबकि यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, लैक्टिक एसिड में कोई CO2 नहीं निकलता, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 अपनी निकलती है, ये, ठीक है क्या। तो ये CO2 निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल CO2 निकला, तो ये 3 कार्बन की थी, तो अब कितने कार्बन की मात्रा बच गई, ये देखिएगा, ये कितने कार्बन की बच गई, हमारी 2 कार्बन की बच गई क्या, बिल्कुल सर। एसिटल्डिहाइड कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा, कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का, कोई दिक्कत नहीं है, ये एसिटल्डिहाइड, ठीक है क्या। तो ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसिटल्डिहाइड देखिएगा, तो यहाँ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, एसिटल्डिहाइड, क्योंकि वो NaDHH+ के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है क्या, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इथेनॉल में। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाती है, इथेनॉल में, ठीक है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन है, एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिटल्डिहाइड, इलेक्ट्रॉन डोनर PgAl, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट इथेनॉल एंड CO2, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। तो ये चीज़ें फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ दोनों में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4-5 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सर ए से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ए से एसिटल्डिहाइड, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर कहीं भी पूछे तो PgAl या ट्राइज फॉस्फेट, यहाँ भी सर CO2 किस में रिलीज होता है, सर CO2 तो लैक्टिक एसिड में नहीं रिलीज होता है, अल्कोहलिक एसिड में रिलीज होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में रिलीज होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट सबको पता है सर, इधर इथेनॉल बनेगा, इधर लैक्टिक एसिड बनेगा। क्लियर बात हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें क्लियर है।
इधर CO2 रिलीज नहीं होती, इधर रिलीज होती है। ये बात क्लियर हो गई सब चीज़, ठीक है क्या। अब सुनिएगा यहाँ पे यही सारे क्वेश्चन है। कहाँ होते हैं, तो दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं। दोनों कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या। अब क्या होता है, जब ईस्ट क्या होता है, अल्कोहल बनने लगता है। जैसे क्या होता है 13% अल्कोहल करीब करीब बनने वाला होता है, ईस्ट खुद ब खुद मर जाता है। तो वही कहा है, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ, खुद को मार लेता है क्या, व्हेन अल्कोहल कंसंट्रेशन रीचेज नियरली 13%। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे अल्कोहल बनेगा तो क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा, ईस्ट के अंदर क्या, ईस्ट का क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस होगा, क्या उसका सारा वाटर निकल जाएगा क्या, तो ईस्ट मर जाता है, क्लियर बात है। तो मैक्सिमम अल्कोहलिक कंसंट्रेशन इन नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेज, जो नेचुरली फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बना गया है वो कितना बन सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13%, जिसका एग्जाम्पल क्या है, बियर और वाइन, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेजेज ऑफ अल्कोहल कंटेन मोर देन 13%। कैसे ऑप्टेन होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको पता है डिस्टिलेशन के थ्रू, और इसके एग्जाम्पल है विस्की और वोडका, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें आपको ये कंप्लीट हुई, ठीक है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हमको क्या पढ़ना है सर, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है दैट लीड्स टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको पता है क्या है, ग्लूकोज है क्या, ठीक है क्या, ग्लूकोज है क्या, बिल्कुल। तो ग्लूकोज या अदर पायरुविक एसिड वगैरह किसी का भी, तो ये कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हम क्या करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दे, तो उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट रिलीजेस CO2 एंड वाटर, क्या रिलीज करता है, CO2 और वाटर एंड लार्ज अमाउंट में एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, कहाँ देखने को मिलता है, हायर ऑर्गेनिज्म में। अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है लिंक और क्रेब कहाँ होता है, लिंक एंड क्रेब कहाँ होता है सर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्या, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है क्या, ये चीज़ें। लेकिन हमारी ETS कहाँ होती है, ETS कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या, बिल्कुल सर। तो इसीलिए क्या बोला, प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, पहला द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके लिए क्या होना, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चलना है तो ग्लाइकोलाइसिस, सुनिएगा आपको भी पता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है सर, साइटोप्लाज्म में होता है, क्लियर बात है। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमको एरोबिक रेस्पिरेशन होना है क्या, तो ये साइटोप्लाज्म से क्या होगा, पायरुविक एसिड को कहाँ पर आना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना पड़ेगा क्या, बिल्कुल सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना पड़ेगा। तो यही बात बोला है, ठीक है क्या, यही बात बोला गया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब करा द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक, वही करा पायरुविक एसिड का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दे बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम। पायरुविक एसिड में जितने हाइड्रोजन एटम्स है सारा को हम क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, और क्या कर दे, लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और क्या कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कन्वर्ट कर। ऑब्वियस बात है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन की होती क्या, पायरुविक एसिड कितने कार्बन की है सर, 3 कार्बन की है। कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो इसके 3 कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन है हम उसको ऑक्सीडाइज करके और क्या कर दें, पायरुविक एसिड से 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज करा दे क्या, तो वही कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ क्या, बिल्कुल। अब करा द पासिंग ऑन इलेक्ट्रॉन रिमूव एज ए पार्ट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल O2 एंड साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। जैसे जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास होता है, ठीक है क्या, तो ये चीज़ें तो क्या होती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पास होता है तो क्या होती है, हमको ATP सिंथेसिस देखने को मिलता है क्या, बिल्कुल आपको ATP सिंथेसिस देखने को मिलता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ETS की बात कर रहे हैं, हम करेंगे भी, दिक्कत नहीं लीजिए, ठीक है क्या। फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकेंड प्रोसेस लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पहले ही बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। पायरुविक एसिड विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक, वो ग्लाइकोलाइसिस के कैटाबोलिज्म से बना है क्या, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ इंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और अंडर गोजेज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्या होगा उसमें, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, जिसकी बात कर रहे हैं क्या, लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्लियर बात है। उसमें कौन सी एंजाइम लगती है, ठीक है, कैटलाइज बाय वे प्रिवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है क्या, तो वही बात कर रहा है। प्रिवेट डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर्स ए पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD एंड कोएंजाइम ए। तो
प्रिवेट डिहाइड्रोजन, यहीं पे लिंक रिएक्शन की बात की हम कर रहे हैं, लिंक रिएक्शन की बात सुनिएगा ध्यान से। बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, अब आते हैं अपने मेन चीज़ें पे, ठीक है क्या। ये पायरुवेट बना क्या, बिल्कुल सर, ग्लाइकोलाइसिस की इंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड या पायरुवेट बोल दिए। कितने कार्बन की सर, 3 कार्बन की, कोई दिक्कत नहीं। ये लिंक रिएक्शन चल कहाँ रहा है, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है सर। इसके लिए पायरुविक एसिड को कहाँ आना पड़ेगा सर, साइटोप्लाज्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आना पड़ेगा। कहाँ से, साइटोप्लाज्म से कहाँ आना पड़ेगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। इसको फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, एरोबिक में पहला डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 निकल रहा है क्या, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें अब सुनिएगा, ये पायरुवेट 3 कार्बन की है क्या, तो हाँ, आपने एनसीईआरटी ने जस्ट अभी बोला है क्या, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को कुछ कोएंजाइम से, कुछ कोएंजाइम चाहिए क्या, इसके लिए 2 कोएंजाइम बोला है, कौन कौन से, एक कोएंजाइम ए और एक NAD+, ठीक है क्या। तो ये NAD+ किस में कन्वर्ट होकर निकल जाता है, NADHH+ में निकल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक CO2 निकलती है, बिल्कुल सर, CO2 निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं। और ये 3 कार्बन की मॉलिक्यूल से 2 कार्बन की मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है एसिटाइल कोएंजाइम। यही लिंक रिएक्शन है, ठीक है क्या, यही लिंक रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात बोली है इन्होंने, द एसिटाइल कोएंजाइम, देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से एक मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH निकला, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH निकलेगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगी क्या, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, यही बात बोला है। अब एसिटाइल कोएंजाइम एक कहाँ इंटर करता है, एक साइक्लिक पाथवे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है क्या, मोर कॉमनली कॉल्ड एज ए क्रेब साइकिल। क्यों, क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था हैंस क्रेब, इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था, क्लियर बात हो गई। तो यही चीज़ें हो गई, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्रेब साइकिल है, अपनी सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं या क्रेब साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोल रहे हैं भैया, पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड बन रहा है, क्लियर बात है। हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसीलिए क्रेब साइकिल बोलते हैं। TCA साइकिल क्यों बोलते हैं, TCA साइकिल, तो ठीक है सुनिएगा, जो सिट्रिक एसिड होते हैं उसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी होती है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, तो ये 3 होती हैं, तो इसीलिए TCA साइकिल बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, देखिएगा अगला, अब आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन की सर, 2 कार्बन की, ऑक्जेलो एसिडिक कितने कार्बन की सर, 4 कार्बन की। तो दोनों एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेसिस, क्या, सिट्रेट सिंथेसिस, सिट्रेट सिंथेसिस के प्रेजेंस में क्या बना दी, सिट्रिक एसिड बना दी, जो 6 कार्बन की होती है सर, 4 कार्बन की ये, 2 कार्बन की ये, मिला के सिट्रिक एसिड बना। सिट्रेट सिंथेसिस नाम से ही पता चला कि सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस करना है, तो यहाँ सिट्रिक एसिड बन गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अगर बोलिएगा, यहाँ से 2 चीज़ें हैं, एक तो NCERT वाला आएगा तो आपको यही, ठीक है क्या, लेकिन क्या है कि NCERT में पूरा उन्होंने नहीं दिया, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है, वो सब ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको NCERT के थ्रू ही लेके चल रहा हूँ। दिक्कत क्या हो जाती है, बच्चे को क्या हो जाती है, बच्चे तो वो याद कर लेते हैं, एग्ज़ाम में ये आ जाता है, एग्ज़ाम में आएगा तो यही, आपको भी पता है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है, यही याद क्यों ना रखें, यही हमने क्यों नहीं याद रखे, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये सब क्यों याद रखें, ठीक है क्या। तो जैसे उन्होंने दिया है अपन वही याद करने की चलेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है क्या, तो वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें ही मेरे हिसाब से ज़रूरत है, ठीक है क्या। तो ये अब देखिएगा, आपको पता है ऑक्जेलो एसिडिक एसिड से क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम में, तो 4 कार्बन और 2 कार्बन मिला के कौन सी एंजाइम के प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन गई, सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड से क्या निकला, CO2 निकला, क्या निकला, CO2 और NADH2, NAD+ से NADH2+ में कन्वर्ट हो गया, क्लियर बात हो गई क्या। तो ये कितने कार्बन की सर, 6 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया, तो 5 कार्बन की कंपाउंड बनी, जिसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूट्रेट, कोई भी बोल दीजिए, बतवा एक ही है, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें 5 कार्बन की बनी सर, ठीक है क्या,
फिर से उसमें क्या हुआ सर, एक CO2 निकली और एक NADH2 का फॉर्मेशन हुआ NAD+ से, ठीक है क्या। NAD+ क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए वो क्या होता है NADH और H+ भी होता है, तो वो NADH+ में कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़, तो ये NADH से NADH2 में कन्वर्ट हो गया क्या, तो ये हो गई। अब ये क्या हो गई, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गई सर, 4 कार्बन की सक्सिनाइल कोएंजाइम में। क्यों, क्योंकि NCERT ने लिखा है, इसीलिए हमने बोला है आपको, ठीक है क्या। किस में कन्वर्ट हो गई, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है क्या। अब कह रहा है क्या कि इन रिमेनिंग स्टेप्स, ठीक है क्या, यहाँ देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम इन रिमेनिंग स्टेप द सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज टू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। अब उन्होंने क्या बोला, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा, रिमेनिंग स्टेप में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है। देखिए कैसे बनता है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या होता है, ठीक है क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम, ठीक है क्या, से क्या होता है, एक GTP से GDP से क्या होता है, GTP बनती है। क्लियर बात हो गई या। तो वही करा, सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक GDP से GTP बनती है। एक तरीके से आप ये समझिए कि ये GTP किसके बराबर होती है, ATP के बराबर होते हैं। GTP इज कन्वर्टेड टू GTP विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ADP से ADP। GTP से किस में कन्वर्ट हो गई, GDP में, और GDP से GDP, देखिएगा क्या हाल बोला है NCERT, बहुत कम्प्लेक्स करती है। यहाँ देखिए, ये GTP थी क्या, GTP टूट गया, ठीक है क्या, टूट करके क्या बना दिया, GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP से जुड़ गई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बना दी, ATP बना दी। आपको तो ये याद रखना है, आपके लेवल पे GTP और ATP बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP से जुड़ गई, ADP से जुड़ गई और क्या बना दी, ATP। तो ये चीज़ें बोला है NCERT ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन की बनी, सक्सेनिक एसिड से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना सर, फ्यूमेरिक एसिड बनी, और इससे क्या रिलीज हुआ, FADH2 रिलीज हुआ, ठीक है क्या। फ्यूमेरिक एसिड बनी और क्या रिलीज हुआ, FADH2, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। फ्यूमेरिक एसिड से किस में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड में, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, किसके, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, अगर नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और यहाँ पे भी क्या रिलीज हुआ, एक NADH2 रिलीज हुआ, NADHH+ रिलीज हुआ क्या। तो देखिएगा फिर से बोल रहा हूँ सर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से दो कार्बन की एसिटाइल कोएंजाइम में मिल करके सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना दी, सिट्रिक एसिड। वहाँ से सर CO2 निकला और NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, क्या बना, 5 कार्बन की अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। वहाँ से सर CO2 निकला और फिर NADH2 निकला, तो क्या बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, एक GTP बोल दे या ATP बोल दे, वो बना, ठीक है। सक्सेनिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम एक, सॉरी, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हुआ, फ्यूमेरिक एसिड में, 4 कार्बन की। वहाँ क्या बना, एक FADH2 बना। फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। मैलिक एसिड मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में फिर से कन्वर्ट हो गया विद द रिलीज ऑफ NADHH+। अब बताइएगा, यहाँ पे NCERT की बात बोलती है क्या, ठीक है क्या, सुनिएगा। NCERT क्या बोलती है, जो ये सिट्रिक एसिड चल रही है, ये कहाँ चल रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है सिट्रिक एसिड का, वो क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा बताइए। तो प्रोडक्ट जो बन रही है वो CO2, ये CO2 बन रही है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, CO2NH2O बन रहा है, जो ऊपर हम बात कर चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर है। अब एक बात, बहुत PYQ, पुराना PYQ है लेकिन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सारी एंजाइम्स, ये जो सिट्रेट सिंथेसिस दिख रहे हैं, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है सर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। लेकिन एक एंजाइम को छोड़ के, जिस एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, वो कहाँ प्रेजेंट है, तो इनर सरफेस ऑफ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
सर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है बिल्कुल सर। ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस, ठीक है क्या, ये इनर सरफेस है क्या, बिल्कुल सर। इनर सरफेस को हमने जूम करके देखा, क्या बात है क्या, इनर सरफेस को हमने, इनर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन को हमने जूम करके, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को जब हमने जूम करके देखा तो ये हुए, क्या बात है। तो इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे है, तो ये देखिएगा इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस को, ये है क्या, बिल्कुल इधर ही है क्या। और देखिएगा तो बिल्कुल सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है क्या, बिल्कुल यही सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, इनर सरफेस के इनर मेम्ब्रेन पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात बोली है उन्होंने, ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, क्लियर बात है। आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब सुनिएगा, आपको पता है कि लिंक रिएक्शन में कितना NaDH2 बना, सर एक NaDH2 बना, एक पेरिविक एसिड से कितना NaDH2 बना, एक NaDH2, ठीक है क्या, एक पायरुविक एसिड से जब एक एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो एक NaDH2 बनता है। और क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम से 3 NaDH2 गिनते हैं, एक NaDH प्लस, दूसरा और ये तीसरा NaDH प्लस, और एक FADH2, तो 3 NaDH2, एक FADH2, एक ATP या GTP बनता है। और आपको पता है एक NaDH2 से 3 ATP बनते हैं, ठीक है, आगे प्रूफ होगा, ठीक है, और एक FADH2 से 2 ATP बनता है, तो कितने हो गए, तो अगर आप जोड़िएगा तो ये 9 2 11 12 सिर्फ कहाँ बन रहा है, क्रेब साइकिल में बन रहा है क्या, 12 ATP कहाँ बन रहा है, क्रेब साइकिल में बनेंगे, क्लियर बात है, ठीक है क्या। और ये 3 ATP कहाँ बन रहा है, लिंक रिएक्शन में, ये तो एक पायरुविक एसिड से हो रहा है, क्लियर बात है, 15 ATP बन रहा है, 2 पायरुविक एसिड, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटती है और क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है क्या। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड से कितना ATP, 30, और आपने ग्लाइकोलाइसिस में क्या पढ़ा, 6 या 8, ठीक है क्या, तो 36 या 38 हो गई क्या, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, 36 या 38 हो गई, क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर क्या चलना है, अगर हमें 2 बार क्रेब साइकिल चलेगी और 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगी, 30 ATP मिलेगी। एक ग्लूकोज के लिए 2 बार लिंक रिएक्शन चलना चाहिए और 2 बार क्रेब साइकिल चलना चाहिए, बिल्कुल एक बार लिंक रिएक्शन, 2 बार लिंक रिएक्शन और 2 बार क्रेब साइकिल, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है, तो ये बोल दिया है मैंने, ठीक है क्या। तो एक पायरुविक एसिड से 3 ATP प्लस 12 ATP इक्वल टू 15 ATP, तो 2 पायरुविक एसिड से 6 ATP कहाँ, लिंक रिएक्शन में, और 24 ATP कहाँ, क्रेब साइकिल में, तो टोटल 30 ATP, क्लियर बात हो गई, ये चीज़ हो गई। लेकिन आपने जो बोला कि NaDH2, यहाँ तो बनी क्या, NaDHH प्लस, NaDHH प्लस, NaDHH प्लस, लेकिन उसको 3 ATP में कैसे कन्वर्ट कराते हैं, इसी चीज़ को हम अगला टॉपिक में पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्लियर बात है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्लियर बात है। अब आगे देखिएगा, हमने जो भी NaDH2 और FADH2 कहाँ बनाया था, क्रेब साइकिल में बनाया था और लिंक रिएक्शन में और ग्लाइकोलाइसिस में बनाया था, सर वो सारी चीज़ें कहाँ आ गई, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन वाली तो प्रेजेंट ही रहती है, ये बात तो पता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस वाली हमारी जो NaDH2 है वो कहाँ आएगी हमारी, उसके लिए अगर उसको क्या करना है, ATP बनाना है, तो वो कहाँ आएगी, ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पहले वो आएगी, क्लियर बात है क्या, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुकी है, क्लियर बात है। इससे हमें क्या बनाना है, सर ATP बनाना है, क्या बनाना है, ATP बनाना है, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH2 और FADH2, क्लियर बात है। ये एक दिस इज ए कॉम्प्लेक्स, ये किससे होता है, ए कॉम्प्लेक्स्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ऑक्सीडाइज होंगे तब। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, सर देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं, इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें क्लियर रहते हैं। दोनों के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होती है, जहाँ क्रिस्टा होती है उस पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ये F0 पार्टिकल्स, जो नहीं निकला है वो F0 पार्टिकल्स, और जो निकला हुआ है उसको F1 पार्टिकल्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। F1 के पास एक एंजाइम होती है, क्या बोलते हैं, एटीपेज एंजाइम होती है, जो एटीपी सिंथेसिस कराती है। तो दोनों को मिला के ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर बात है। अब जो ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो क्या है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को जब हमने जूम करके देखा तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। NADH2 और FADH2 इसी के थ्रू क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इनके थ्रू जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या होते हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन को मिलते हैं। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, और 2H+ कहाँ से ले लिया, मैट्रिक्स से उठा करके 2H+ कहाँ से उठा लिया, मैट्रिक्स से उठा करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। तो यही लिखा है, द इलेक्ट्रॉन पास टू द O2 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, ये हम इसको क्या करें, एक्सप्लेन करें। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स जो होता है जिसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्या बोलते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 1 हुआ। दूसरा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्या, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या बोलते हैं सर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 जो होगा, कॉम्प्लेक्स 2 जो होगा थर्ड के बाद आता है इसका, ये देखिएगा पोजीशन में क्या है, थर्ड के बाद है। कॉम्प्लेक्स 3 का क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1, या उसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम होगा साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, दूसरा नाम क्या हो सकता है, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नाम पड़ा साइटोक्रोम C रिडक्टेज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, साइटोक्रोम C को दे रहा है क्या, तो साइटोक्रोम C रिड्यूस होगा क्या, तो साइटोक्रोम C को रिड्यूस कर रहा है क्या, बिल्कुल। तो इसीलिए नाम पड़ा साइटोक्रोम BC1, क्योंकि साइटोक्रोम B भी है, C1 भी है, तो इसका नाम पड़ा साइटोक्रोम BC1 या साइटोक्रोम C रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 3 जो पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स 3 जो पाई जाती है वो किसके किसके बीच में है, वो हमारी किसके किसके बीच में है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में है। ठीक है क्या, कॉम्प्लेक्स 3 किसके किसके बीच में, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में है। कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, ये चीज़ें। अगला देखते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्यों, क्योंकि साइटोक्रोम C क्या दे दी, कॉम्प्लेक्स 4 को दे दी क्या, तो ये कॉम्प्लेक्स 4 रिड्यूस हुआ। ठीक है क्या, और साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज किया क्या, बिल्कुल सर, इसका नाम क्या पड़ा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्लियर बात हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है, कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है, एटीपेज सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। ठीक है क्या, एटीपी सिंथेसिस या एटीपेज कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें के में 2 पार्टिकल होते हैं, F0 पार्टिकल जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, और F1 पार्टिकल जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा निकला हुआ होता है। F1 पार्टिकल के पास एक एंजाइम होती है जिसका नाम है एटीपी सिंथेसिस। कोई दिक्कत नहीं, इससे एटीपी बनता है। क्लियर बात है, जब इससे क्या होगा, H+ जाएगा तो क्या होगा, एटीपी बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्या, अब सुनिएगा, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब सुनिएगा, जब हम पहले NADH2 से क्या कर रहे हैं, एटीपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा, NADH2 से हमें क्या करना है, एटीपी बनाना है। क्लियर बात है क्या, तो आपको पता है NADH2 कहाँ होगा सर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल ये यही है क्या, बिल्कुल सर, ये मैट्रिक्स ऑफ आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है,
देखिएगा हमें क्या करना है, NADH2 या FADH2 से क्या बनाना है, हमें ATP बनाना है। तो आपको पता है NADH2 कहाँ होगा सर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगी क्या, बिल्कुल सर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। क्या ये चीज़ जो हम देख रहे हैं ये आपको पता है सिर्फ यही है क्या, बिल्कुल सर ये सेक्शन है। ये देखिए ये मैट्रिक्स वाला पार्ट, ये इनर मेम्ब्रेन वाला पार्ट, इनर मेम्ब्रेन, और ये PMS वाला पार्ट, क्लियर बात हो गई। तो ये देखिए मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सर NADH2 से क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ निकल गया क्या, और किस में कन्वर्ट होता था, NAD+ में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD+ में, क्लियर बात हो गई। NCERT लिखती भी है कि NAD+ में हो जाती है, बट उन्होंने क्या दिखाया, NAD दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दी, FMN को। सर ये 2H+ क्या हुआ, तो सुनना, ये 2H+ क्या हुआ, इसके थ्रू आ गया, ठीक है क्या। तो ये 4H+ में से 2H+ किसके हैं, NADOH+ के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन को पास करना होता है, तो क्या कहता है, मुझे टेक्स्ट के रूप में कितने H+ चाहिए, 2H+ चाहिए, कितने H+ चाहिए, 2H+। तो 2 और 2H+ मिला के उन्होंने डायरेक्टली 4H+ लिखा है, क्लियर बात हो गई क्या। तो NAD से क्या, NADHH+ से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गई, FMN के पास, FMN से कहाँ गई, FES के पास, कोई दिक्कत नहीं है। FES से कहाँ गई ये इलेक्ट्रॉन, UQ के पास। लेकिन आपको पता है UQ जो है, UQ जो क्या है कि सर ये हमारी हाइड्रोजन कैरियर है, ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये हमारी क्या है, H कैरियर है, क्लियर बात है। तो ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेके कैरी नहीं करेगी, ये बात तो क्लियर है। तो ये क्या करेगी, 2H+ को कहाँ से लेगी, मैट्रिक्स से लेगी, क्लियर बात है क्या, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, UQH2 में, क्लियर बात है ये। अब ये क्या करेगा, ये 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, ये साइटोक्रोम C को देना चाहेगा H, लेकिन क्या है आपको भी पता है, सॉरी साइटोक्रोम B को देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन H देना चाहेगा, लेकिन UQH2, क्लियर बात हो गई क्या। अब ये UQH2 क्या है, साइटोक्रोम बी को, किसको, साइटोक्रोम बी को क्या देना चाहेगा, H देना चाहेगा। लेकिन आपको पता है साइटोक्रोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये हाइड्रोजन तो लेंगे ही नहीं, H+ तो लेंगे ही नहीं। तो ये H+ क्या करता है, ये H+ इस कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू ये हमारी कहाँ डाल देता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4H+ में से 2H+ इसके हैं, क्लियर बात हो गई। अब ये साइटोक्रोम बी से FES के पास इलेक्ट्रॉन गया, FES से कहाँ गया, साइटोक्रोम C1 के पास, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जैसे आपको भी पता है, जैसे कॉम्प्लेक्स 3 से 2 इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो ये क्या कहेगा, कॉम्प्लेक्स 3 भी अपना टैक्स मांगेंगी, और टैक्स के रूप में 2H+, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए उन्होंने NCERT ने क्या दिखाया, 4H+, ठीक है क्या। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास आएगा, क्या आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास आएगा, फिर साइटोक्रोम C मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, यहाँ से मूव करते 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 कहाँ चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। और कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम दो, पहले कॉपर सेंटर को देगा, कॉपर को देगा, 2 कॉपर सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद वो किसको देगा, साइटोक्रोम A को देगा, फिर वो साइटोक्रोम A3 को देगा, और फिर साइटोक्रोम बी कॉपर सेंटर को देगा, ठीक है क्या। और फाइनल इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, ऑक्सीजन को मिल जाता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी, -2, और H+ जो कि पहले से मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ये दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगी, क्लियर बात हो गई। ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा एक NADH2 से कितने H+ कहाँ है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है, तो 4H+ यहाँ, 4H+ और 2H+ यहाँ, क्लियर बात है क्या। हाँ कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पे देखिएगा, तो कॉम्प्लेक्स 3 भी क्या होती है, क्या कहती है, जब भी इलेक्ट्रॉन को पास कराएंगे भैया हमको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2H+ चाहिए, ठीक है क्या। तो ये चीज़, तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स 1 से 4H+, कॉम्प्लेक्स 3 से 4H+, और कॉम्प्लेक्स 4 से 2H+, तो टोटल 10H+ हो रही है क्या, बिल्कुल सर। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में टोटल कितने H+ हो रहे हैं, 10H+, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये H+ जब ये क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स 5 से गुजरेंगे, F0 F1 पार्टिकल, आपको पता है F0 जो पार्टिकल होते हैं वो इंटर मेम्ब्रेन में धंसी होती हैं, और F1 जो पार्टिकल होता है वो निकला हुआ होता है, मेम्ब्रेन से थोड़ा निकला हुआ रहता है। इसमें एक एंजाइम होती है ATP सिंथेसिस, कौन सी एंजाइम होती है, ATP। जैसे इधर से क्या होता है, H+ गुजरती है तो ATP बनता है, क्या, H+ गुजरती है तो ATP बनता है। सुनिएगा
एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि जब क्या होगी 4H+, कितनी H+, 4 फॉर ईच एटीपी प्रोडक्शन 4H+ पासेस थ्रू द एफ नोट। ये 4H+ को कहाँ से पास करना होगा, एफ नोट से, ठीक है क्या, फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये एफ नोट कहाँ है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है क्या, टू द मैट्रिक्स, कहाँ जाना पड़ेगा, मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा क्या, आपको पता है ये मैट्रिक्स है, क्लियर बात है क्या, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, डाउन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। आपको पता है इधर H+ ज़्यादा होते जा रहा है क्या, ठीक है क्या, इधर H+ कम होते जा रहा है क्या, तो एक H+ का ग्रेडियंट बन गया क्या, जो फोटोसिंथेसिस में भी लिखा है कि भैया H+ का ग्रेडियंट आपको वहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनता है। तो एक H+ का ग्रेडियंट बन गया क्या, तो जैसे H+ इधर से इधर पास होगा तो क्या बनेगी, एटीपी रिलीज होगी, क्या होगी, एटीपी रिलीज होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो यही बात बोला है उन्होंने। इसमें थ्योरी में तो क्या लिखा है 4H+, लेकिन दिखाया क्या है, फिगर में क्या दिखाया है, फिगर में दिखाया है 2H+, क्लियर बात है, तो फिगर में दिखाया उन्होंने 2H+, ये देखिए फिगर में क्या दिखाया 2H+, तो हम फिगर को भी सही लेकर चलेंगे, लेकिन अगर थ्योरी में पूछा तो 4H+ देंगे, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें अपने को क्लियर होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है सर, ये एफ नॉट और ये F1। F0 आपको पता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है, जो क्या करता है, फॉर्म्स चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉसेस द इनर मेम्ब्रेन। आपको पता है प्रोटॉन इसी के थ्रू इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा क्या, बिल्कुल। F1 जो होता है क्या होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है क्या, क्या किस में सिंथेसिस में काम आता है, एटीपी के सिंथेसिस में काम आता है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। ठीक, जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें बातें की गई हैं, ओके। आगे चलते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन किसको मिला है, हमारे फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करा है, ऑक्सीजन कर रही है। फाइनल हाइड्रोजन भी कौन एक्सेप्ट करे, यहाँ पे देखिए H+ कौन एक्सेप्ट करे, ऑक्सीजन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी बातें क्लियर है क्या। अब सुनिएगा, साइटोक्रोम C के बारे में बता चुके हैं, जो क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है क्या, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस। ये क्या है, इनर सरफेस है क्या, और ये आउटर सरफेस है क्या, तो आउटर सरफेस की तरफ है क्या, तो बिल्कुल आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा यहीं से FADH2 में कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से क्या हुआ आपको पता है क्या, ये FADH2 से यहाँ से ये FADH2 से किस में कन्वर्ट हुआ, FAD में, ठीक है, बेसिकली FAD+ में होता है, आपको भी पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्लियर बात है सर, 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इनके पास आएगा, ठीक है क्या, FES के पास, और FES से 2 इलेक्ट्रॉन UQ के पास, UQ क्या करेगा, फिर से वहीं 2H+ यहाँ से लेगा, UQH2 में कन्वर्ट हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो ये UQH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है क्या, सॉरी देखिएगा FAD से, तो FADH2 से FAD में चेंज हो गया क्या, बिल्कुल सर FAD+ में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। FAD से कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, FES के पास, और 2H+ कहाँ गया, तो सर ये 2H+ यहाँ से डायरेक्ट UQ को भेज देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो UQ को 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2H+ मिलके UQH2 में कन्वर्ट हो गया क्या, देखिएगा FADH2 से क्या होता है, 2H+ निकलती है, बिल्कुल सर 2H+ निकलती है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन FES को मिलता है, FES से 2 इलेक्ट्रॉन UQ को, और H+ डायरेक्ट UQ के पास चला जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, UQH2 में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो UQH2 क्या करता है, साइटोक्रोम B को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और H+ को कहाँ फेंक देता है, इसके थ्रू, तो ये 2H+ इसके हैं और 2H+ कॉम्प्लेक्स के हैं, फिर से वही सारी चीज़ें चलती हैं, और फिर से हमारी क्या होती है, 4H+ और 2H+, तो टोटल 6 हो गया क्या, बिल्कुल सर टोटल 6 हो गया, कॉम्प्लेक्स 2 से कोई H+ पास नहीं हो रही, देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और आपको पता है 6H+ है तो होनी कितने चाहिए, सुनिएगा यहाँ पे 2.5 ATP रिलीज होती है, कितने 2.5 ATP, लेकिन NCERT क्या करती है, उसको क्या करती है, एवरेज कर देती है, तो 2.5 को 3 मान लेती है, और जबकि आपको पता है 4H+ जाएगा तो कितना ATP निकलेगी, 1.5 ATP, लेकिन NCERT उसको क्या मान लेती है, 2 ATP मान लेती है, क्या मान लेती है, 2 ATP मान लेती है,
ठीक है। आप MBBS में जाइएगा तो 1.5 ATP ही पढ़िएगा, ठीक है, और वहाँ पे 2.5 ATP। लेकिन ठीक है, अपने को क्या है, NCERT ने जैसा बोला है वही मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। अब देखिएगा, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ा है, कहाँ होता है, ऑक्सीजोम। सर ये ऑक्सीजोम होता है, ठीक है क्या, ये जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजोम हेड, ठीक है, जो कि F1 पार्टिकल है, ये ऑक्सीजोम हेड है, F1 पार्टिकल, हेड वाला पार्ट F1 पार्टिकल, और ये F0 पार्टिकल, दोनों को मिला के क्या बोला, ऑक्सीजोम, ठीक है क्या। तो ये अब करा ऑल द रिड्यूस्ड H+ एक्सेप्टर जो कि NADH2 और FADH2 है, कहाँ मूव करे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, बिल्कुल इनर माइटोकॉन्ड्रियल में मूव कर, अंडरगो ETS, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जा रहा है क्या, एंड रिलीज देयर H+ एंड गेट ऑक्सीडाइज टू NAD+। किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, NAD+ में हो जाते हैं क्या, बिल्कुल सर NAD+ में हो जाते हैं, और FAD+ में हो जाते हैं क्या, बिल्कुल सर FAD+ में हो जाते हैं, सो दैट दे में बिकम रीअवेलेबल, क्या हो जाए, फॉर द नेक्स्ट रिस्पायरेटरी पाथवे। आपको भी पता है ये NAD+ अगर फ्री नहीं हुआ, क्या, अगर ये NAD+ अगर फ्री नहीं हुआ तो ये क्रेब साइकिल में जो यहाँ पे दिख रही है कि NAD+ से NADH2 बन रहा है, क्या, NAD+ से NADH2 बन रहा है, ये बनेगा क्या, नहीं, ये साइकिल ही नहीं चलेगी जब तक NAD+ फ्री नहीं रहेगा। तो वही NCERT क्या बोलती है कि आपको लगता है कि ऑक्सीजन कहाँ स्टेप यूज हो रहा है, लास्ट स्टेप में यूज हो रहा है क्या, ठीक है। NCERT बोलती है क्या, ऑल्दो इन एरोबिक प्रोसेस द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ लग रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। ऑक्सीजन कहाँ यूज हो रहा है, टर्मिनल स्टेज में यूज हो रहा है क्या, लास्ट स्टेज में, बिल्कुल लास्ट स्टेज में तो यूज हो रहा है, बट द प्रेजेंस, येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना क्या है, वाइटल है। क्यों, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में क्या कर रहा है, ये द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम इट डिराइव्स द होल प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस को कर रहा है क्या, बिल्कुल सर, रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम में से क्या कर रहा है, H+ को निकाल के क्या कर रहा है, तो ये चीज़ें, तो ऑब्वियस बात है H+ को निकाल करके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H+ और इलेक्ट्रॉन को मिला करके क्या बोला, हाइड्रोजन बोल रहे हैं क्या, तो यही चीज़ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें चला रहा है क्या, बिल्कुल। अगर यहाँ पे NAD फ्री नहीं रहेगा, NAD+ फ्री नहीं रहेगा, आपको भी पता है अगर NAD+ फ्री नहीं रहा यहाँ पे, तो आपको भी पता है ये साइकिल आगे बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। तो यहीं पे पता चल जाता है कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है क्या, तो वो किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर से, और कॉपर वाला साइटोक्रोम ए से, साइटोक्रोम कॉपर वाला साइटोक्रोम A3 से, साइटोक्रोम A3 साइटोक्रोम ए से, ये इससे, ये वाला इससे, तो सब एक दूसरे से, फाइनली क्या हो रहा होगा, तो ये अगर फाइनली NADH2 से इलेक्ट्रॉन FMN ले रहा होगा तो NAD+ में कन्वर्ट होगा, अगर लेने वाला ही नहीं होगा तो ये दे के क्या करेगा, चार्ज डालेगा क्या, NADH2 दे पाएगा क्या, नहीं, किसी को दे पाएगा ही नहीं। मतलब ये समझिए कोई पैसा लेने वाला ही नहीं, तो आप किसी को भीख दे पाएंगे क्या, नहीं, वही चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं। अब कह रहा है इन रेस्पिरेशन इट इज़ द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये जो एनर्जी है ये किसकी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हो रही है क्या, उस एनर्जी को हम क्या वो कर रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी फॉस्फोराइलेशन में हेल्प कर रहे हैं। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एटीपी के बनाने को बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एटीपी के बनाने को, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब ऑक्सीडेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं क्या, तो इसीलिए हमने क्या बोला, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई थिंक क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ें, सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मैंने जो जितना भी हो पाया अपने चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है क्या, कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो यूको है, यूको यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन कहाँ लोकेटेड है, इन द इनर मेम्ब्रेन, कहाँ बीच में, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में लोकेटेड है क्या, बिल्कुल। इट ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 के तरह, H+ को किससे रिड्यूस करे, FADH2 से भी ले रही है क्या, बिल्कुल सर, FADH2 complex through and generate during the, that is generated during the oxidation of succinate in the citric acid cycle। जो कहाँ बन रही है ये FADH2 कहाँ बन रही है, सक्सीनेट के द्वारा, सक्सीनेट के समय ऑक्सीडेशन, सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन के थ्रू बन रहा है क्या, बिल्कुल सर, ये सक्सीनेट के ऑक्सीडेशन के थ्रू बन रहा है। ये देखिए ये सक्सीनेट क्या हो रहा है,
सक्सिनिक एसिड या सक्सीनेट बोल दो, सक्सीनेट। क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है, फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है क्या, जिसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, FADH2 रिलीज हो रहा है क्या। तो वही बात बोला इन्होंने, ठीक है क्या। तो ये चीज़ है। अब करा है जब वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जब H+ एक्सेप्ट कर लेता है तो यूबिक्विनोल से क्या किस में, यूबिक्विनोल से किस में कन्वर्ट होता है, यूबिक्विनोल में, कोई दिक्कत नहीं है। देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ, फिर कैसे ऑक्सीडाइज होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम सी। वो किसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो किसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो साइटोक्रोम सी को दे देता है। देखिए, ऑक्सीडाइज टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द साइटोक्रोम सी भाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3। ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 है क्या, तो ये इसको जैसे दिया, अब फाइनली किसको मिला, साइटोक्रोम सी को मिला था, तब ये जाके फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ें बोली हैं उन्होंने, ठीक है, हमने शायद सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लिया। अब आते हैं रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है क्या। देखिएगा, इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन, जो हम ATP का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक ग्लूकोज तोड़ने से 36 या 38 ATP रिलीज होती है, ठीक है क्या, 36 या 38 ATP रिलीज होती है, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है क्या, कि हम पॉसिबल तो है कैलकुलेशन करने में, ठीक है क्या, बट इन रियलिटी इट कैन रिमेन ओनली टू ए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। रियलिटी में क्या होता है कि ये आप ऑन पेपर ही कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ ऐसा एजम्पशन लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, एजम्पशन। पहला एजम्पशन क्या है कि पहला आपको मानना पड़ेगा जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं, जो भी हम पाथवे पढ़ रहे हैं, वो क्या होगा, सिक्वेंशियल स्टेज में होना चाहिए, ऑर्डरली पाथवे होना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए सर, ग्लाइकोलाइसिस होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होना चाहिए, क्रेब साइकिल, सॉरी लिंक रिएक्शन होना चाहिए। लिंक के बाद क्या होना चाहिए, क्रेब होना चाहिए। क्रेब के बाद क्या होना चाहिए, ETS होना चाहिए। तो यही बात बोला है, एक के बाद एक होना चाहिए। अब करा है द NADH2 सिंथेसिस इन ग्लाइकोलाइसिस, ये भी मानना पड़ेगा जो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है इन द साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, वो मूव करके कहाँ आ जाए, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वही कर रहा है, द NADH2 सिंथेसाइज इन द ग्लाइकोलाइसिस ट्रांसफर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और वो क्या करे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करे। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ है। अब सुनिएगा, नॉन ऑफ द इंटरमीडिएट, बीच में जो कुछ भी बन रहा है वो कोई इंटरमीडिएट क्या हो जाए, पाथवे में यूटिलाइज ना हो पाए, अदर कंपाउंड के लिए यूटिलाइज ना हो पाए। तीसरी बात, अब करा क्या, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही डिस्पायर्ड करना चाहिए, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर इंटरिंग इनटू द पाथवे, कोई दूसरा सबस्ट्रेट पाथवे में इंटर नहीं करना चाहिए। एट एनी इंटरमीडियरी स्टेजेस, बीच में कोई भी स्टेज में कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट ऐड नहीं होना चाहिए। क्लियर बात हो गई क्या। लेकिन ये जो हम एजम्पशन मान रहे हैं ये वैलिड नहीं होता लिविंग सिस्टम पे। दिस काइंड ऑफ एजम्पशन आर नॉट रियली वैलिड इन द लिविंग सिस्टम, ठीक है। आपको पता है सारे पाथवे एट ए टाइम वर्क कर रहे होते हैं, साथ में वर्क कर रहे होते हैं, एक के बाद एक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है क्या। तो ये सारी बातें लिखी है, ठीक है। अब करा सब्सटेंस दैट इंटर इनटू द पाथवे, वो सब्सटेंस जो पाथवे में इंटर होता है, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उस पाथवे से विड्रॉ कर सकते हैं। तो वही कर रहा है, पाथवे आर विड्रॉन फ्रॉम व्हेन इट इज नेसेसरी, जब भी ज़रूरत है। ATP जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम ATP का यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई। तीसरा बात बोला है, इंजाइमेटिक रिएक्शन को इंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल बाय द मल्टीपल मीन्स, बहुत तरीके से हम इंजाइमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई क्या। अगला करा है कि एक 38 ATP मॉलिक्यूल्स का एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमें क्या होता है, कि हमें मिलता है नेट गेन ऑफ 38 ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ है। अब वही चीज़ें आ गई कि NADH2 जो ऑक्सीडाइज होता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं, जो NADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD+ में, वो क्या हो रहा है, स्लो इन फर्मेंटेशन, और कहाँ फास्ट हो रहा है, एरोबिक रिएक्शन में बहुत विग्रसली फास्ट तरीके से हो रहा है, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये अब करा एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोल रहे हैं, सुनिएगा मेरी बातें। यहाँ पे देखिएगा, ग्लूकोज क्या है, फेवर्ड सब्सटेंस है, मतलब क्या है, सबसे पहले किसको तोड़ने का फेवर होता है, तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले किसको तोड़ा जाता है, तो ग्लूकोज को,
ठीक है क्या। सारे कार्बोहाइड्रेट को क्या हो सकते हैं, पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जब भी रेस्पिरेशन में इंटर करने वाला होता है तो सारा कोई भी कार्बोहाइड्रेट पहले आपको ग्लूकोज में टूटना होगा। क्लियर बात है क्या। अदर सब्सटेंट कैन ऑल्सो बी रिस्पायर्ड, कोई और भी सब्सटेंट क्या कर सकते हैं, रिस्पायर कर सकते हैं। ठीक है क्या, बट देन डू नॉट इंटर इनटू रिस्पायरेटरी पाथवे एट फर्स्ट स्टेप, लेकिन वो रिस्पायरेटरी पाथवे में पहले स्टेप पे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है क्या, इंटर नहीं करेंगे। ये चीज़ें फिगर 12.6 में हमें दिखाया है कुछ। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम करेंगे जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि देखिएगा, पहले ये सिर्फ हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है, देखिए सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई क्या, अब ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई और भी हमें जोड़ना पड़े। ठीक है क्या, फैट को तोड़ना पड़े, तो वो पहले स्टेप पे ही ज्वाइन हो रही है क्या, नहीं ना, पहले स्टेप पे नहीं ज्वाइन हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ आगे चल के ज्वाइन हो रही है क्या, तो वही करा। अगर फैट से हमें क्या करना है, साइकिल चलानी है, तो पहले फैट को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है क्या, फैट से अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो पहले फैट को तोड़ना पड़ेगा। तो वही बात बोला है, सिंस रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन। अगर हमें क्या करना है कि चीज़ें करनी है, अगर फैट को तोड़ना है तो फैट को हमें रिस्पायरेटरी पाथवे में इंटर कराना है, तो फैट को पहले तोड़ना पड़ेगा। क्या करना करें, फैट नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैट को तोड़ना पड़ेगा किसमें, एक तो ग्लिसरॉल में और दूसरा फैटी एसिड में। क्लियर बात है क्या। अब इफ द फैटी एसिड वेयर रिस्पायर्ड, तो अगर फैटी एसिड को रिस्पायर है तो उसको वुड फर्स्ट डिग्रेडेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। वो फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये देखिए फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में डिग्रेड करना पड़ेगा। आपको पता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है क्या, तो ये बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना होगा, पहली बात है। ठीक है क्या, तो यही बातें बोला है। एंड इंटर द पाथवे, तब जाके वो पाथवे में इंटर करेगा। ठीक है, अगर ग्लिसरॉल को इंटर करना है तो उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, पीजीएएल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रोटीन को तो जाना है, तब प्रोटीन को अगर क्या करना है, पाथवे में इंटर करना है, तो प्रोटीन को टूटना पड़ेगा। भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम का नाम प्रोटीएज, और प्रोटीएज तोड़ेगी तो क्या इसमें तोड़ेगी, अमीनो एसिड में। ठीक है क्या, अमीनो एसिड में तोड़ेगी। ठीक है क्या, अब वो क्या हो जाएगा, वो अमीनो एसिड क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर वुड इंटर इन द पाथवे एट सम स्टेज विद इन द क्रेब साइकिल और इवन एट पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम। ये अमीनो एसिड तीन जगह से जुड़ती है, एक तो क्रेब साइकिल में जुड़ेगी। ठीक है क्या, ये अमीनो एसिड कहाँ जुड़ सकती है, क्रेब साइकिल में। आपको पता है क्रेब साइकिल में एनसीईआरटी बताती नहीं है, बट उन्होंने नाम दिया है कहाँ पे जुड़ेगी, अल्फा कीटोग्लूटारेट में जुड़ेगी, या तो फिर पायरुविक एसिड पे बताया उन्होंने, या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगी। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ें बोला है इन्होंने। ठीक है क्या, तो ये बातें बोलती है। अब करा है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सबस्ट्रेट। रेस्पिरेशन में क्या देख रहे हैं आप, सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन होते हुए देख रहे हैं क्या, बिल्कुल सर। तो इसीलिए ट्रेडिशनली पहले ये माना जाता था कि क्या है, ये केटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड एज ए केटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है क्या, और रेस्पिरेटरी पाथवे को हम केटाबोलिक पाथवे भी बोलते थे। ठीक है क्या, बट क्या ये सही है माना जाता है था क्या, बिल्कुल नहीं। देखिएगा, अब क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट दैट it is these very compounds that would withdrawn from the respiratory pathway। आपको पता है कि रिस्पायरेटरी पाथवे से कोई चीज़ें निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज़ें वही करा, विड्रॉन फ्रॉम द रिस्पायरेटरी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंस। आपको पता है जैसे ये रिस्पायरेटरी पाथवे से कोई चीज़ें हमें निकालनी है किसी चीज़ के सिंथेसिस के लिए। ठीक है क्या, किसी चीज़ के सिंथेसिस के लिए अगर हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम में से हमें कुछ बनाना है। ठीक है क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में से हमें कुछ बनाना है, तो क्या हमें निकालना पड़ेगा क्या, बिल्कुल सर हमें निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ें ठीक है। अब मान लेते हैं कि देखिएगा फिर से
क्या करा है, सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ द सबस्ट्रेट, रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है, ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को तोड़ना, द रेस्पिरेटरी पाथवे को इसीलिए पहले क्या माना जाता था, ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, इसीलिए रेस्पिरेटरी पाथवे को हम क्या मानते थे, कैटाबोलिक प्रोसेस मानते थे, ठीक है क्या, और रेस्पिरेटरी पाथवे को कैटाबोलिक पाथवे मानते हैं। लेकिन क्या ये मानना सही था क्या, तो समझिएगा, देखिएगा क्या है कि इट इज बट इट इज अंडरस्टैंडिंग करेक्ट वी हैव डिस्कस अबव एट विच पॉइंट द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबसेट वुड एंटर इनटू डिफरेंट रेस्पिरेटरी एनर्जी, ठीक है, ये चीजें नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट दैट सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ द सबस्ट्रेट, आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट टूटते हैं क्या, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली भी कंसिडर्ड, इसीलिए रेस्पिरेटरी प्रोसेस टूटते हैं तो कैटाबोलिक प्रोसेस मानते थे पहले, ट्रेडिशनली मतलब पहले मानते थे, और रेस्पिरेटरी पाथवे को कैटाबोलिक पाथवे बोलते थे। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है बट इट इज अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, क्या ये सही था क्या, बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट it is these very compounds would withdrawn from the respiratory pathway, आपको पता है कि कोई चीज़ अगर हमें बनानी है, कोई चीज़ का सिंथेसिस करना है, जैसे हमें पायरुविक एसिड से कोई चीज़ सिंथेसिस करना है, चाहे एसिटाइल कोएंजाइम से हमें कोई चीज़ सिंथेसिस करना है, आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम से हमें सिंथेसिस होती है क्या, जिब्रेलिन की, किसकी, जिब्रेलिन की, जिब्रेलिन का सिंथेसिस करना है, ठीक है क्या। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आपको पता है किसकी सिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल ए का सिंथेसिस मानना है, ठीक है क्या, क्लोरोफिल ए का सिंथेसिस करना है सपोज। तो ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटाइल एक कोएंजाइम में निकालना पड़ेगा या सक्सिनाइल कोएंजाइम में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें कह रहे हैं, तो ठीक है, तो वही चीज़ें कह रहे हैं कि withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substance. Hence, fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme A before entering into the respiratory pathway. जब हमें क्या करना था कि हमें क्या करना था, फैट को रेस्पिरेटरी पाथवे में यूज करना था, तो फैटी एसिड को तोड़ना पड़ेगा था क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो यही बात बोल रहे हैं, सिंस फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate, जब हम सबस्ट्रेट के लिए यूज कर रहे थे तो हम फैटी एसिड को तोड़ रहे थे क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर रहे थे क्या, बट जब ऑर्गेनिज्म को क्या ज़रूरत होगी, फैटी एसिड की ज़रूरत होगी, जब ऑर्गेनिज्म को किसकी ज़रूरत होगी, फैटी एसिड की ज़रूरत होगी, ठीक है क्या। तो आपको पता है क्या कि एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड बनाना पड़ेगा क्या, तो वही बात बोली एनसीईआरटी। But when the organism needs to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A withdrawn the respiratory pathway. एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटाइल कोएंजाइम को रेस्पिरेटरी पाथवे से निकालना पड़ेगा क्या, ठीक है, तो वही बात बोला है, ठीक है। हेंस द रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इन द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, इसीलिए कह रहा है रेस्पिरेटरी पाथवे दोनों में आ रहा है क्या, देखिएगा इधर से इधर जब देख रहे हैं हम, इधर से इधर जब देख रहे हैं, इधर से इधर जब हम देख रहे हैं तो ब्रेकडाउन हो रहा है, और इधर से इधर जब हम देख रहे हैं तो फॉर्मेशन हो रहा है क्या, इसीलिए यहाँ पे केटाबोलिक भी हो रहा है और सर एनाबोलिक भी हो रहा है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे, कैसा बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, तो ये चीज़ें ओके, यही बात बोला है, ठीक है, ये चीज़ें एनसीईआरटी आपके समक्ष है, ठीक है। अब सुनिएगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किससे मेजर होता है, गैनोंग्स रेस्पिरोमीटर से, किससे, गैनोंग्स रेस्पिरोमीटर, गैनोंग्स एक साइंटिस्ट है, ठीक है, तो उन्होंने बनाया था रेस्पिरोमीटर, ठीक है क्या, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को नापने के लिए। ये होता क्या है सर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, आपको पता है क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को क्या होता है, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से हम क्या करते हैं, उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जैसे ग्लूकोज का हमने ऑक्सीडेशन किया तो कितना CO2 रिलीज हुआ, अपन कितना O2 इन्वॉल्व हुआ, कितना खर्च लगा, उसी के रेशियो पर, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व
अपन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, रिस्पायरेटरी कोशेंट। ये डिपेंड करता है अलग अलग रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट पे। जब अगर कार्बोहाइड्रेट है तो RQ की वैल्यू हमेशा 1 आती है, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे हमारी क्या हो फ्रक्टोज हो, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए RQ की वैल्यू 1 आएगी। सुक्रोज हो, ये सब के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू 1 आएगी। अगर फैट है तो फैट को F से डिनोट करते हैं, तो उल्टा कर दीजिए तो 0.7, प्रोटीन को P तो 0.9। क्लियर बात है। ऑर्गेनिक एसिड का हमेशा RQ की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1 होती है। ठीक है क्या, हर एसिड के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके नीट में बिल्कुल नहीं पूछा है। कैम पाथवे के लिए RQ की वैल्यू 0 होती है। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ है। यहाँ जो फैट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया तो ये ध्यान रखना है C51H98O6, कभी कभी ये दे देते हैं। ठीक है, और ये चीज़ भी ध्यान रखना है, हेलो, ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि कितना CO2 और अपन कितना O2 लग रहा है। क्लियर बात है क्या, तो कितना CO2 अपन कितना O2 लग रहा है वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 102 CO2 और 145, इधर तो 6 लग रहा है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, आपको ये जानना जरूरी है क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर मोर देन 1 टाइप। ये बात पहले से पता है, बिल्कुल सर पता है। प्योर प्रोटीन्स और फैट को हम कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है क्या, तो ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई चीज़ें अभी भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई चीज़ है आपको तो ज़रूर पूछें, और अगला जो वीडियो आएगा चांसेज है कि प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर का आएगा, उसके बाद बायोमोलिकुल्स आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।